अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। आज के दिन की 4 की डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमारे सामने आती हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, जो बदलती हुई सियासत है इस वक्त। एक तो ये है कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो हैं वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो बहस होती है उसको एडजॉर्न करते हैं, उसको मुलतवी करते हैं और उसकी अब तारीख तय पाती है 3 अप्रैल संडे के दिन, इतवार के दिन, जो इसकी अब आखिरी तारीख है। इससे आगे ये वोट नहीं जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशनली उस दिन इसका फैसला होना है। दूसरी डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो एक अननोन कंट्री के खिलाफ कहती है कि उसने जो भी इंटरफेरेंस पाकिस्तान के अंदर की है उसके खिलाफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिमार्शे इशू किया जाएगा। तीसरी डेवलपमेंट यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान कौम से एक तकरीबन 1 घंटे की एक तकरीर करते हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। चौथी जो चीज़ मेरे सामने है वो ये है कि PMLN के 3 बहुत अहम लीडर जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल, प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बाद खड़े होकर एक ब्रीफ प्रेस टॉक करते हैं। वो बड़ी सिग्निफिकेंट प्रेस टॉक है। उसके अलावा एक 5वीं डेवलपमेंट भी है जहां लोकल गवर्नमेंट्स के जो इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में हुए उनके नताइज आने लग गए हैं। वहाँ ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो खासी बड़े मार्जिन के साथ लीड लेगी। अभी लग रहा है, मुझे लग भी रहा है कि जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में एक तब्दीली है शायद उसकी वजह से ऐसा हो। रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे, आज रात भर में ये रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो 5 डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, इनका पाकिस्तान की सियासत, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर, खुद पाकिस्तानी जो रियासत है उसका जो फ्यूचर है उसके ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। लेट्स डू सम डॉट कनेक्टिंग। पहली चीज़ हम देखते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, अच्छा हाँ, एक मैं चीज़ आपसे कहूँगा कि सिग्निफिकेंस में मैं ये आपसे कहूँगा कि जो मैंने 3 मार्च को व्लॉग किया था जिसका उन्वान ये था कि अमेरिका वांट्स टू रिमूव इमरान खान गवर्नमेंट, रिजीम चेंज इन पाकिस्तान, उसका इमेज मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ और इस वीडियो के आखिर में वो मैं पोस्ट करवा दूंगा, दरमियान में भी शायद लिंक दे दूँ कहीं, और उसको आप दोबारा ज़रूर देखिएगा। मेरे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं था, कम्युनिके तो नहीं था जहाँ से मैं पढ़ रहा था, मैंने आपके सामने अपना एनालिसिस रखा था। अब आप देख सकते हैं, मैंने उस वक्त ये कहा भी था कि इस वीडियो को संभाल के रखें, बहुत देर तक आपको इसको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी एक लाइब्रेरी और आर्काइवल इंपॉर्टेंस है। और अब आप देख रहे हैं कि आप उस ड्रामे के, अब वी आर स्टैंडिंग ऑन 31 मार्च और वो 3 मार्च थी, अब आप उस ड्रामे के ड्रॉप सीन की तरफ जा रहे हैं और अब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत बेहतर तौर पे समझ आएंगी। बट लेट्स सी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसको प्राइम मिनिस्टर ने हेड किया, जिसमें तीनों सर्विस चीफ्स थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वहाँ पर थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर और भी मिनिस्टर्स थे। वहाँ पर ये फैसला किया गया, वहाँ पर जो कम्युनिके आया है, अब ये बात वाज़ेह है कि वो कम्युनिके वाशिंगटन से आया था। मुझे भी पता था लेकिन मैंने इस वक्त उसका नाम नहीं लिया था, लेकिन अब ये बात वाज़ेह है कि वो कम्युनिके वाशिंगटन से आया था। बाकायदा वाशिंगटन के एक हाई ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट के ने पाकिस्तान एम्बेसडर को ब्रीफ किया, उनको ये मैसेज दिया और वो मैसेज जो था उसने कम्युनिके की शक्ल इख्तियार की। ये कोई एनालिसिस नहीं था, ये कोई इंप्रेशन नहीं था, ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी, बल्कि एक क्लियरली एक मैसेज था जो यहाँ पे आया। तो उस मैसेज के हवाले से कहा गया कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बहरहाल अमेरिका का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जिस कंट्री ने ये मैसेज भेजा है उसने पाकिस्तान की अंदरूनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बड़ी सीरियस इंटरवेंशन की है, इंटरफेरेंस की है, ये अनएक्सेप्टेबल है, लैंग्वेज बड़ी सख्त इस्तेमाल की गई है और हम इसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग डिमार्शे जो है, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में है, प्रोटेस्ट नोट के डिमार्शे जो है हम इशू करेंगे। जब जहन में ये रखते हैं कि ये कंट्री जिसके बारे में ये डिमार्शे इशू करने की बात हो रही है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो आपको हंसी भी आती है, आपका दिल कह के मारने को भी चाहता है। ज़ाहिर है कि अमेरिका के ओवरऑल सिस्टम के अंदर ये किसी इट्स एक ओशन के अंदर, एक समंदर के अंदर एक रिपल इफेक्ट भी इसका अगर हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस 2 किस्म की है। एक, इसकी इंपॉर्टेंस इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग एंड दिस डिसीजन ऑफ डिमार्शे की ये है कि ये मान लिया गया है, ये तस्लीम कर लिया गया है कि जो चीज़ आई है, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने जलसे में किया था, जिसको एक दिन पहले जर्नलिस्ट को, जिसमें मैं भी शामिल था, हम लोगों को जिसके बारे में ब्रीफिंग दी गई, जो चीज़ कैबिनेट को दिखाई गई, वो कोई अफसाना नहीं है, वो कोई किस्सा नहीं है, वो कोई फिक्शन ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, वो कोई दास्तान नहीं है, बल्कि वाकई वो एक रियल कम्युनिकेशन है, वो एक कम्युनिके है जो अमेरिका की तरफ से आया है, इसको मान लिया गया है। और एट द सेम टाइम जहाँ पाकिस्तान की अपोजिशन ने इसको रिडिक्यूल किया, उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये इमरान खान ने खुद से घड़ी है, ये अफसाना है, वो बात यहाँ डिस्प्रूव हो जाती है। तहम पाकिस्तान की अपोजिशन ने इंटेलिजेंटली एंड क्लेवरली उन्होंने उस इन कैमरा जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें उन्होंने
जाके ब्रीफिंग नहीं ली, जो पहले उन्होंने डिमांड किया था कि हमें ये दिखाया जाए, ये कागज़ क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है। लेकिन अब पाकिस्तान की अपोजिशन जो है, और शहबाज शरीफ साहब ने खास करके मुतालबा किया था, और लोगों ने भी किया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने किया। लेकिन अब उन्होंने उस कैमरा ब्रीफिंग में उन्होंने फैसला किया, वो उस इन कैमरा ब्रीफिंग जो पार्लियामेंट में हुई है आज के दिन, उसमें पाकिस्तान की अपोजिशन के लीडरान जो हैं वो नहीं गए। क्लियरली उनको ये समझ आ गई है कि वाकई ऐसी एक कम्युनिकेशन आई है। जाहिर है कि ये कम्युनिकेशन पाकिस्तान की अपोजिशन लीडरान ने तो नहीं करवाई है, ये तो अमेरिका ने खुद अपने बिहाफ पे की है, और पाकिस्तानी अपोजिशन लीडर्स जो हैं इस स्टेज पे जाके इस कम्युनिकेशन की बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बिकॉज इससे उनका जो पॉलिटिकल केस है कि हमने जो कुछ भी पाकिस्तान में हमारी मूवमेंट है ये खालिस्तान डोमेस्टिक है, हम तो कई महीनों या कई हफ्तों से इसकी कोशिश कर रहे थे, विच इज़ ट्रू, कई महीनों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इसको किसी भी एक्सटर्नल डायमेंशन के साथ, अमेरिका के साथ वो उसको लिंक नहीं करना चाहते, एंड वाइजली वो उसमें शामिल नहीं हुए, बिकॉज वो शामिल होते तो फिर उनको इसके ऊपर बहस करनी पड़ती, येस और नो के अंदर उसके ऊपर तबसरा करना पड़ता। तो वो अभी भी यही कह रहे हैं कि हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है। लेकिन इसकी तीसरी इंपॉर्टेंस ये है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने आज माना है, जो डिमार्शे की बात की है, जिसका ऑफ कोर्स इंटरनेशनल इफेक्ट कुछ भी नहीं है, उसका इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान की पब्लिक के सामने एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो शेप हो रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे हैं, जो उनकी पार्टी के लिए हेल्पफुल है, उनके इलेक्टोरल बेस के लिए हेल्पफुल है, जिन्हें उन्होंने अपने सपोर्ट बेस को ये साबित कर दिया है आज के बाद से कि वाकई उनके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाले जाने में जो एक पॉलिटिकल कैंपेन हुई है उसके पीछे अमेरिका और बैरूनी ताकतें हैं, मगरब की ताकतें हैं, और वो पाकिस्तान की सेल्फ रिस्पेक्ट, आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी के लिए वो खड़े हुए। और उनके साथ वही हुआ जो अब से 50 बरस पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। अब अल्लाह ना करे कि उसके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था वो इमरान खान के साथ हो, बिकॉज जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब निकाला गया ऑफिस से तो बहुत जल्दी सिस्टम को और उस वक्त के मिलिट्री जो ताला आज़मा थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे जनरल ज़ियाउल हक, उनके जो रफ़क़ाए कार थे, उनको एहसास हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंतहाई पॉपुलर थे, और जब उनको जस्टिस समदानी ने रिलीज़ किया बेल के ऊपर, और जब वो पहुँचे वापस कराची के अंदर, तो बताया जाता है कि क्लिफ्टन के वो जो घर था 70 क्लिफ्टन के आगे सड़क के ऊपर इतना प्रेशर था कि घरों की दीवारें जो हैं वो पब्लिक के प्रेशर से टूट गई। यही सूरत हाल लाहौर में थी। तो उसके बाद ये फैसला हो गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है किसी तरह से उनको फारिग ही करना है, और यूँ आपने देखा कि उनको एक ऐसे केस में फंसाया गया जिसकी तफ़सीलात में मैं इस वक्त नहीं जाता, लेकिन उसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जुडिशल मर्डर के नाम से याद किया जाता है। तो अब इमरान खान भी बड़े पॉपुलर हैं, ये बात बड़ी विजिबल है कि इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं, उनको निकाला तो ज़रूर जा रहा है थ्रू अ पॉलिटिकल प्रोसेस, लेकिन वो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर। और ये भी जहाँ ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है वहाँ ये चीज़ बहुत नेगेटिव है। बहरहाल इमरान खान बदस्तूर अपना नैरेटिव जो है वो शेप कर रहे हैं, ये तो उसका एक इफेक्ट है। अब हम आ जाते हैं कि स्पीकर ने, जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी, उन्होंने जो वोट है नेशनल असम्बली के अंदर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसको उन्होंने डेफर किया टू संडे, टू 3 अप्रैल। और कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग चूँकि इसको जब एक दफ़ा ये लॉन्च हो जाए, चूँकि 25 को ये प्रेजेंट हो गई थी, तो इसके बाद विद इन 7 वर्किंग डेज इसको ख़त्म होना है। तो 3 अप्रैल और संडे जो है, इसीलिए इसको संडे रखा गया, मंडे नहीं रखा गया, कि 3 अप्रैल वो आखिरी दिन है जहाँ इसके ऊपर वोटिंग हो सकती है, और उसके बाद अगर नहीं होती तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन है, और अब ये वोटिंग होगी। अब आज सूरत हाल ये थी, अपोजिशन ने ये क्लेम किया, एंड दिस क्लेम इज़ एक्यूरेट, कि उन्होंने कहा कि नेशनल असम्बली के फ्लोर में उनके पास 175 लोग थे, और इन 175 में वो 20 या 22 डिसिडेंट्स पीटीआई के, जो वैसे शहबाज शरीफ साहब को मिले हैं आज, जो मैरियत में हैं या सिंध हाउस में हैं, वो इनमें शामिल नहीं थे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में मैंने ये एनालिसिस किया था कि उन डिसिडेंट्स को यूज़ करना ही नहीं था, उनकी इमर्जेंस का, उनके बाद में उनका यूज़ हो सकता है, उन डिफेक्टर्स का, उन मुनहरफ अरकान का, लेकिन इस स्टेज पे जब उनको सिंध हाउस में बिठाया गया या उनके इंटरव्यूज़ करवाए गए, तो मकसद ये था कि आप जो इत्तेहादी पार्टीज़ थी, PMLQ, MQM, GDA और बाप, उनके सामने ये साबित करना था कि देखिए आपकी मदद के बगैर भी ये अदम एहतमाद की जो मूवमेंट है, जो तहरीक है, वो कामयाब हो सकती है। तो आप लोग भी देखें कि एक नए सिस्टम का, एक नए रजीम चेंज का आपको हिस्सा जो है वो बनना चाहिए। बहरहाल उन डिसिडेंट्स को लाए बगैर ही अपोजिशन ने अपनी एक स्ट्रेंथ शो कर दी है 175 की। PTI के स्पीकर का इसको डिले करने में जो मकसद है वो ये है कि कहीं ना कहीं से उनको एक होप है कि अगले 2.5 दिन के अंदर कहीं से कोई मिरेकल हो सकता है, मौजज़ा हो सकता है, कोई तब्दीली आ सकती है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि तब्दीली किस हवाले से आ सकती है। लेकिन अपोजिशन ने प्रोटेस्ट तो ज़रूर की है, लेकिन अपोजिशन को बहुत एतमाद है कि संडे को
जब वोटिंग होगी तो 175 से ज़्यादा ही उनके पास मेंबर होंगे और यूं तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो है उनके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा और प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना होगा और प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन नहीं किया, अपोजिशन ने बहुत उनसे डिमांड्स की हैं, उसकी वजह ये है और प्राइम मिनिस्टर ने उससे पहले किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होने दिया इस पूरे प्रोसेस को। उसकी वजह उनकी ख़ास मखसूस शख्सियत है जिसमें वो बिलीव करते हैं कि आपने आखिरी बॉल तक आपने लड़ना है और मैच उस वक्त तक नहीं ख़त्म होता जब तक आखिरी बॉल या आखिरी विकेट जो है वो आपकी फॉल नहीं कर जाती। और अब इसमें तब्दीली कैसे हो सकती है? तब्दीली तो 2 या 3 तरीक़ों से हो सकती है। एक इसमें आइडिया लॉन्च हुआ था गुज़िश्ता 24 घंटे में जो आज दिन भर डिबेट होता रहा और वो आइडिया ये था कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की वोट अपोजिशन रेजोल्यूशन को मूव को विड्रॉ कर ले खुद से और फिर उससे निकल कर प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफ करें, उनको रिकमेंडेशन भेजें, उनको समरी भेजें कि आप असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दें और यूं जब असम्बलीज़ डिज़ोल्व होंगी तो अगले 2-2.5 महीने के अंदर आम इंतखाबात करने होंगे। ये एक आइडिया लॉन्च हुआ, इस पर डिबेट हुई बिहाइंड मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स के ज़रिए, लेकिन अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो है उन्होंने इस पर बहुत शक का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इस स्टेज के ऊपर इस किस्म की चीज़ जो है वो नहीं हो सकती। तो एक तो ये आइडिया था। दूसरा आइडिया जो है वो ये है कि अभी भी अगर क्वेश्चन की जाए तो शायद हुक्मरान तहरीक इंसाफ के जो प्रीवियस एलाइज हैं यानी MQM बाप पार्टीज़ वो वापस आ जाएं, ये भी एक चीज़ हो सकती है। क्या पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही उनकी नेगोशिएशन जारी रही मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, शीना ग्रुप के साथ आज उनकी बड़ी मीटिंग्स हुई, तो क्या परवेज़ इलाही पंजाब के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से मुंतखब हो सकते हैं? ये इंक्रीजिंगली इट लुक्स वेरी अनलाइकली। सो सम टोटल ये है कि हम ये समझ सकते हैं कि संडे को बहुत ही कम चांसेस इसके हैं, अनलेस कि एक मिरेकल हो जिसको हम स्टेज पे मुआवजा हो जाए, जिसको स्टेज पे हम फोर्स ही नहीं करते, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट जो है उनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो संडे को 3 अप्रैल को हमें ख़त्म होते हुए नजर आती। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की क्या इंपॉर्टेंस है? प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को हम देखते हैं तो उसमें कोई नए आइडियाज़ उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने पुरानी बातें दोहराई, उन्होंने पस मंज़र दिया, उन्होंने एक बैकग्राउंड दिया, उन्होंने उन्होंने पाकिस्तान की आज़ाद खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी की अहमियत को एम्फसाइज़ किया। उन्होंने जो कम्युनिकेशन आई है वाशिंगटन से, नाम भी उन्होंने ले दिया गलती से, फिर लेना चाहते नहीं थे लेकिन ले बैठे गलती से, लेकिन वो भी उन्होंने इसका जिक्र कर दिया। अपने एलाइज की तरफ भी उन्होंने एक अपील की और जो लेकिन ओवरऑल उनकी जो सिग्निफिकेंस है इमरान खान साहब की स्पीच की वो इस मौजूदा क्राइसिस से बहुत हट के ये मुझे कम अज़ कम महसूस हुआ कि वो इस मौजूदा क्राइसिस को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अब अपना एक स्टेज सेट कर रहे हैं एज एन ऑपोजिशन लीडर जो एक पॉपुलर मूवमेंट लॉन्च करेगा विद व्यू टूवर्ड्स विनिंग द नेक्स्ट इलेक्शन, वो जब कभी भी होते। ये इलेक्शन कब होंगे? अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखते हैं जो PMLN जो मेन पार्टी है, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, उसकी तो ख्वाहिश भी है, उसकी स्ट्रेटेजिक नीड भी है कि ये इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो और 2-2.5 महीने की हुकूमत को चलाएं, उसके बाद एक इंटरिम सेटअप आ जाए, इलेक्शन हो। और यूं अगर वो हुकूमत बना पाते हैं, बना लेंगे, अप्रैल और मई अगर 2 महीने हुकूमत चलाते हैं और उसके बाद 2 महीने इंटरिम गवर्नमेंट चलती है, अप्रैल में जून जुलाई, तो आप ये समझ सकते हैं कि जुलाई के आखिर में या अगस्त में, ये बहुत ही अगर लटक गए तो सितंबर में पाकिस्तान में एक अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। ये भी वही चीज़ है जिसका मैंने बारहा आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में कहा कि मैं पाकिस्तान में अब बहुत जल्दी एक अर्ली इलेक्शन जो है वो देख रहा हूँ, वो कभी भी 2022 के अंदर ही ये अर्ली इलेक्शन होंगे। तो हम उस सिचुएशन पे हम अब जा चुके हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के फ़ौरन बाद प्राइम मिनिस्टर की स्पीच कहीं ख़त्म हुई होगी 9 बजे से पहले और 10 और उस वक़्त फिर 9 बजे के बाद ख़त्म हुई उनकी स्पीच 9:30 बजे के करीब। और फिर PMLN के 3 बड़े अहम लीडर ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उस कैपेसिटी में वो अमेरिका भी गए थे 2016 में, जहाँ बहुत से थिंक टैंक से उन्होंने खिताब किया और वो बोले। और उनके साथ पे पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत सीनियर लीडर PMLN के, उनके साथ एहसन इकबाल साहब जो पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन को हेड कर चुके हैं, पाकिस्तान के वजीर दाखिला रह चुके हैं, वो तीनों ने खड़े होकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस टॉक की, बड़ी ब्रीफ किस्म की। उस प्रेस टॉक में उन्होंने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने जो स्पीच की है इसमें उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को तो किसी भी तरह से सर्व नहीं किया, इसकी कोई ऐसी अहमियत नहीं बनती थी, और अमेरिका को उन्होंने इस मामले में घसीटा है और अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की है या उसके नतीजे में ख़राब हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका ही जो है, हम ऑलरेडी बहुत माशी मुश्किलात का शिकार हैं और अगर अमेरिका हमसे डिसप्लीज्ड होता है, नाराज़ होता है,
तो हमारे माशी मुश्किलात और इकनॉमिक जो चैलेंजेस हैं उनमें बेतहाशा इजाफा हो सकता है। बातें उनकी बड़ी लॉजिकल हैं, उसमें इट मेक सेंस, लेकिन दरमियान में ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि हमने तो पहले ही मुख्तलिफ किस्म के वेंटिलेटर्स हमें लगे हुए हैं, इकनॉमिक वेंटिलेटर्स पे हैं हमें ड्रिप्स लगी हुई हैं, और ये वो सब चीज़ें हैं जिनसे निजात हासिल करने में भी अमेरिका हमारी मदद कर सकता है। अब मैं आपको कहूँगा कि मेरी आप जो वीडियो थी 3 मार्च की, अमेरिका वांट्स टू रिमूव इमरान खान गवर्नमेंट, रिजीम चेंज इन पाकिस्तान, उसको एक दफ़ा फिर ज़रूर देख लें, बिकॉज मैंने तकरीबन 1 माह पहले आपको ये सारी सिचुएशन और उसके डायनामिक्स जो हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो यहाँ पे बहस मुबाहिसा आप सारा देखते हैं अखबारात में, एडिटोरियल्स में, टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, वो इतना कमज़ोर है कि यहाँ पर जो फंडामेंटल रियलिटीज़ हैं पॉलिटिक्स की और पॉलिटिकल इकोनॉमी की, वो आपको समझने नहीं दी जाती हैं। और मेरा मकसद यही है कि वो पॉलिटिकल रियलिटीज़ कितनी हार्श क्यों ना हो, वो आपके सामने लाई जा सकें ताकि खुद अपने आप फैसले कर सकें चीज़ों को समझने के लिए। अब हम आ जाते हैं एक और पॉइंट पे कि अब होगा क्या। देखिए, इसका मतलब है कि संडे के बाद एक नई गवर्नमेंट बनने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो सकता है। और हमें जो अब तक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो नई गवर्नमेंट होगी, इसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो शहबाज शरीफ होंगे, इसके फॉरेन मिनिस्टर जो नाम लिया जा रहा है वो बिलावल जरदारी भुट्टो होंगे, इसके प्रेसिडेंट अब तक जो नाम लिया जा रहा है वो मौलाना फजल रहमान होंगे, इसके इंटीरियर मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा है कि वो राना सनाउल्लाह होंगे। और उसके अलावा हमें ये पता चल रहा है कि इसहाक डार साहब जो लंदन में बैठे हुए हैं वो खासे दिनों से, मतलब एक इतना कॉन्फिडेंस है कि कई दिनों से जून के अंदर देने वाला 2022-23 का जो बजट है वो ऑलरेडी वो बना रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट इंटेंड करती है कि वो अपना एक बजट भी लाना चाहते हैं। और इसका मतलब है कि जो डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, अगर वो अपॉइंट ना भी हुए, तो इसहाक डार जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे वो अब इसके डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जो लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। इसके अलावा जो चीज़ हमें पता चल रही है कि नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर वापस पाकिस्तान आना चाहेंगे। इससे पहले वो नहीं आए क्योंकि उन्होंने हमेशा यही कहा कि उनके डॉक्टर्स ने उनको सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी है। बहरहाल अब बदलती हुई सियासी सूरत हाल में उनके डॉक्टर्स उनको सफ़र करने की इजाज़त दे देंगे और वो पाकिस्तान आएंगे। और वो चाहते हैं कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, इंटरिम तो नहीं इसको कहना चाहिए, बहरहाल जो गवर्नमेंट आएगी जिसे शहबाज शरीफ साहब हेड करते हैं और जिसको पीपल्स पार्टी की और MMA की सपोर्ट होगी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए नवाज शरीफ साहब की जो नाअहलियत हुई है, जो फैसला जिसका सुप्रीम कोर्ट ने किया लेकिन उसका ताल्लुक आर्टिकल 62(1) से है, 62(1)(f) से है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी तब्दीली की जाए कि नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत ख़त्म हो सके, जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, ताकि वो चौथी दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकें उस इंतखाबात में जो कि कहीं अगस्त या सितंबर 2022 में पाकिस्तान में होंगे। इसके अलावा ये हुकूमत क्या करना चाहती है? जो नई आने वाली हुकूमत होगी, जो PPP, MLN और मौलाना की गवर्नमेंट है, जिसको ज़ाहिर है और छोटी जमातें सपोर्ट करेंगी, ये गवर्नमेंट हमें बताया जाता है कि इलेक्टोरल लॉ की रिफॉर्म करेगी, जिसका फोकस ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM जो है, उसका जो तस्वर कॉन्सेप्ट जिसको लाजमी या मैंडेटरी करार दे दिया गया था, उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ओवरसीज़ वोट को कर्टेल करना, ये ख़त्म करना है। आई डोंट नो उसमें कुछ चेंज क्या करना चाहते हैं। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट काम इस नए सेटअप ने करने हैं, उसने ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को हटाना है इम्पीचमेंट के प्रोसेस के ज़रिए। उसने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है, नेशनल असम्बली के स्पीकर के खिलाफ नया स्पीकर इलेक्ट करना है, इसी तरह से चेयरमैन सेनेट भी नया इलेक्ट करना है। उसके अलावा फौरी तौर पे उनका गोल ये है कि पंजाब की जो प्रोविंशियल असम्बली है उसको डिसॉल्व करना है। वहाँ पे हाँ, अब ये है क्वेश्चन कि असम्बलीज़ जो हैं फौरी तौर पे क्या डिज़ोल्व हो जाएंगी। ये सिर्फ वहाँ पर इनिशियल पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलीज़ हैं वहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए जाएंगे। वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको हटाया जाएगा, नए चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट किए जाएंगे और एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज जो है ये असम्बली जो है डिज़ोल्व भी होंगी। चूँकि और फिर सिंध की असम्बली भी नहीं बच सकेगी और फिर बलूचिस्तान की असम्बली भी नहीं बच सकेगी। और वैसे भी 1977 was probably the last time, मार्च 1977 में, जब पाकिस्तान में नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन जो हैं वो मुख्तलिफ तारीखों पे हुए थे। 7 मार्च 1977 को नेशनल असम्बली का इलेक्शन था और 10 मार्च 1977 को प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन थे, जो नहीं हो सके थे चूँकि भुट्टो साहब के खिलाफ जो अपोजिशन थी उसने उन असम्बली के इलेक्शंस का बाइकआउट किया था। उसके बाद से फिर ये डिसाइड हुआ कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शंस दोबारा से शुरू हुआ डेमोक्रेटिक प्रोसेस 1988 में, दिसंबर या और नवंबर 1988 में, तो ये इलेक्शन एक ही दिन होते हैं। तो अब ये समझें कि ये सारी असम्बलीज भी जाएंगी और यूँ एक प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। अब इस सारी चीज़ की सिग्निफिकेंस पॉलिटिकल सेंस में क्या है? पाकिस्तान में जो चीज़ हो रही है उसको अगर आप बहुत ही
पोलाइट टर्म्स में डिस्क्राइब करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो एक बार फिर कोर्स करेक्शन कर रहा है। यानी अपनी जो गलतियां की हैं इस सिस्टम ने अब से चंद साल पहले, अब ये कह लें 2016, 17, 18 में जो यहाँ पे विजन था उसकी कोर्स करेक्शन हो रही है। अगर आप इसके लिए ज़्यादा सख्त टर्म्स इस्तेमाल करना चाहें, जब एक मौरख, एक हिस्टोरिकल, एक हिस्ट्री का प्रोफेसर या राइटर या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जब वो आज से 10 साल के बाद किताब लिखेगा पाकिस्तान की हिस्ट्री के इस चैप्टर के ऊपर, जब वो एक चैप्टर लिखेगा तो वो इसके लिए या तो कोर्स करेक्शन की टर्म यूज़ करेगा, और अगर उससे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए तो वो सरेंडर की टर्म इस्तेमाल करेगा। अब ये सरेंडर जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, ये तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। पाकिस्तान के सम टोटल सिस्टम ने अपने विजन पे सरेंडर कर दिया। वो विजन क्या था? जो विजन पैदा हुआ थ्रू पब्लिक डिस्कोर्स, इंस्टीट्यूशनल डिस्कोर्स बिटवीन 2000, आप कह लें 14, 15, 16, 17, 18, जिसके नतीजे में 2018 के इंतखाबात हुए, वो ये था कि पाकिस्तान जो है वो अपने आप को रीडिफाइन करेगा। अमेरिका, IMF से बाहर निकल के पाकिस्तान चीन की मदद से, मशरक़ वस्ता के अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ की मदद से और मुस्लिम कंट्रीज़ की मदद से, अपने डायस्पोरास की मदद से, और ख़ुद अपनी जिसे कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस के ज़रिए पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी को रीडिफाइन करेगा, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को रीडिफाइन करेगा, और हम एक नया सेंस जो है वो डिफाइन करेंगे। ये वो चीज़ थी जिसे अब इस सिस्टम ने बहुत जल्दी इसको हॉट पोटैटो की तरह फेंक दिया है। इसको उन्होंने, इस सिस्टम ने इससे सरेंडर कर दिया है। और यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तानी सिस्टम जो है उसके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइडियाज़ जनरेट करने की कोई बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी और सलाहियत नहीं है। ये चीज़ हमने बार बार देखी है गुज़िश्ता 70-75 बरस में, कि ये सिस्टम जो है ये अपने लिए कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है उसको मुतय्यन नहीं कर सकता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉलोनियल, एक्स कॉलोनियल जो स्टेट्स थी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, और जो नई स्टेट्स हमारे वजूद में आई जिन्होंने अपने आप को आज़ाद किया, उनमें जिन ममालिक ने अपनी सॉवरेनिटी को लूज़ किया है बहुत ज़्यादा, अपनी सॉवरन स्टेटस को और अपनी इंडिपेंडेंट स्टेटस को, उसमें पाकिस्तान एक लिहाज से बदकिस्मती से सर फहरिस्त पे है, जिसकी सॉवरेनिटी में उस वक्त बड़ी कमी हुई जब 1971 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गए। थोड़ा सा एज मिला पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को 1998 में जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए, लेकिन बतदरीज पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी ने और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने और यहाँ की पॉलिटिकल ट्रांजिशंस ने, मिलिट्री इंटरवेंशंस ने इस तरह के हालात पैदा किए हैं कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट है दुनिया के अंदर, उसका जो सॉवरन स्टेटस है उसमें कमी हुई है। जबकि हिंदुस्तान ने बतदरीज अपने सॉवरन स्टेटस में इजाफा किया, चीन ने अपनी सॉवरेनिटी और इम्पैक्ट में बेतहाशा इजाफा किया, हिंदुस्तान से भी कहीं ज़्यादा। कुछ छोटी छोटी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने सॉवरन स्टेटस में बहुत इजाफा किया। उसमें UAE की मुस्लिम स्टेट, जिसमें दुबई है, जिसमें अबू धाबी है, उसने अपने सॉवरन स्टेटस और इम्पैक्ट में बहुत इजाफा किया। टर्की ने भी, गो कि टर्की को बहुत बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रिवर्सल मिला, कहाँ ऑटोमन एम्पायर, कहाँ रिपब्लिक ऑफ टर्की, लेकिन उसके बाद बतदरीज टर्की ने अपने सॉवरन स्टेटस के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम 1921 बहुत ज़्यादा इजाफा किया सॉवरन स्टेटस का। सऊदी अरब में अगर आप 70 से अब तक आते हैं तो अपने सॉवरन स्टेटस में, अपने इम्पैक्ट में दुनिया में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं फिर बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो अपने लिए कोई पॉलिटिकल साइंस के आइडियाज़ ना यानी और फ्यूचर के आइडियाज़ जो हैं ये सिस्टम डिफाइन नहीं कर पा रहा, और जब करता है तो बहुत ज़्यादा इसको नाकामी होती है। और अब जिसको पंजाबी में कहते हैं जिथों दिख होती उथे आंख खलोती, यानी 2022 में हम वहीं आ खड़े हुए हैं जहां हम 2014-15 में थे, और अब हम उसी चीज़ को नए सिरे से रिविजिट कर रहे हैं। अब ये इतना आसान नहीं होगा, इसमें खासी पॉलिटिकल टर्बुलेंस होगी बहुत जल्दी। आप देखेंगे कि मंडे ऑनवर्ड्स ही जब एक नया सेटअप यहाँ पे हमारे से वजूद में आएगा, जो लग रहा है अनलेस देयर इज अ मिरेकल, तो वो जो पॉलिटिकल सेटअप है बहुत जल्दी उसको भी बहुत सी मुश्किलात जो हैं उसका सामना करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके पास 155 अपने लोग थे और उसकी रिलायंस जो थी वो 17 लोगों के ऊपर थी। वहाँ 3 पार्टीज अपने लिए मिला के 155 सीटें बनाती हैं और बेतहाशा छोटी पार्टीज पे उनकी रिलायंस है, और उनके इंटरेस्ट जो हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनकी जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, उनकी जो रीजनल एफिलिएशंस हैं, वो सब बड़ी डिफरेंट हैं। तो ये एक ठीक ठाक चूचू का मुरब्बा है। और फिर जो इलेक्शन भी होंगे वो इलेक्शन भी मुझे बहुत शक है कोई फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, बिकॉज ये जिस तरह से सारी तब्दीली आई है, चूँकि ऑर्गेनिक नहीं है और अब ये बात लोगों ने एब्जॉर्ब भी कर ली है कि ऑर्गेनिक नहीं है, तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान बहुत तेज़ी से अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, और वो अपनी जब उनकी पब्लिक सपोर्ट सामने आएगी तो सिस्टम पे एक बार फिर प्रेशर पड़ेगा और सिस्टम फिर ये सोचेगा कि, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख अगर आप देखते हैं फ्रॉम 1988 ऑनवर्ड्स, तो आप देखते हैं कि कभी भी एक हुकूमत जिसको आर्टिफिशियल तरीके से धक्का मार के निकाला गया है, इनऑर्गेनिक तरीके से, जिसका नेचुरल फॉल नहीं हुआ, किसी भी गवर्नमेंट का अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नेचुरल फॉल नहीं हुआ है, जिस तरह आप हिंदुस्तान में देखते हैं कि कांग्रेस का नेचुरल फॉल हुआ है। इसी वजह से कांग्रेस जो है वो विल्डरनेस में है, और आरएसएस और बीजेपी की जो पॉलिटिकल एंटिटी है या पॉलिटिकल जो रेवोल्यूशन वो लेकर आए, चेंज लेकर आए, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और सिक्योर है, बिकॉज वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक चेंज आई है पॉलिटिकल ढांचे के अंदर। पाकिस्तान में नेचुरल पॉलिटिकल चेंज जो है वो कभी आई नहीं ठीक तरह से, और 1988-1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट, फिर 1993 में नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट, फिर 93-96 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी गवर्नमेंट, फिर नवाज शरीफ साहब की दूसरी गवर्नमेंट 97-99 में, और इसी तरह से फिर नवाज शरीफ साहब की तीसरी गवर्नमेंट 2013-2018 वाली, और अब इमरान खान की गवर्नमेंट यानी 2018 से 2022 में। तो जब भी आप देखते हैं सारे प्रोसेस में, जब भी एक गवर्नमेंट इस तरह से उसका एग्जिट हुआ है, तो जो आने वाले इलेक्शन थे जो 3 माह में हो या 6 माह में हो, उसमें कभी भी उस पॉलिटिकल एंटिटी को, क्योंकि उसका खौफ इतना है उस पॉलिटिकल एंटिटी का जिसको आपने निकाला है, कि आप उसको वापस नहीं आने दिया जाता और फिर एक दोबारा से एक पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग की जाती है। तो अभी भी खतरा यही है। आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन मैं एनालिसिस ऑफर कर रहा हूँ, और इस मकसद ही इस यूट्यूब चैनल का एनालिसिस ऑफर करना है कि अब मतलब एक बार फिर एक डिफिकल्ट किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाएगी इमरान खान को कट टू साइज करने के लिए और तहरीक इंसाफ को कट टू साइज करने के लिए, और फिर एक झगड़ा जो है उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो ये इसकी एक डायमेंशन है। दूसरी इसकी डायमेंशन, जो ये सिस्टम रिलीफ कैसे लेगा। देखिए, ये सिस्टम रिलीफ लेगा, जो नई आने वाली पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी वो सबसे पहले उसको रिलीफ मिलेगी जब पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकल के फैटिफ की वाइट लिस्ट में आएगा। और ये चीज़ तो पिछली जो 2 सेशन हुए थे फैटिफ के, एशिया पैसिफिक वगैरह, वहाँ पाकिस्तान को निकल आना चाहिए था, लेकिन उसको पॉलिटिकल रीजंस में नहीं निकाला, बिकॉज वहाँ पे गालिबन जो एक्सटर्नल पावर्स हैं वो ये चाहते ये थे कि गवर्नमेंट निकले तो नई आने वाली गवर्नमेंट को रिवॉर्ड के तौर पर आप फैटिफ की लिस्ट से निकालेंगे। IMF आप देखेंगे उसकी कंडीशनलिटीज़ जो हैं वो नरम होने लग जाएंगी। पाकिस्तान फिर एक IMF प्रोग्राम में जाएगा अगले चंद महीनों में, और वो IMF प्रोग्राम की कंडीशनलिटीज़ पिछले प्रोग्राम्स के बारे में कि शायद वो ज़्यादा पैसे भी देते हैं, जहाँ अभी $6 बिलियन से होता है $8 बिलियन हो, $10 बिलियन हो, और ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है IMF के लिए या दुनिया के फाइनेंशियल ढांचे में, लेकिन उसकी शराइत जो हैं वो खासी नरम हो सकती हैं। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इस्लामिक डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक्स वगैरह, ये सब ज़्यादा लीनियंट कंडीशनलिटीज़ में आप पाकिस्तान को क्रेडिट या लोन देते हुए नजर आएंगे। इसी तरह से GSP+ आप कह सकते हैं यूरोप के साथ कि वो डेफिनेटली कंटिन्यू करेगा। अब जो ये सारी मेहरबानियाँ होंगी इंटरनेशनल ऑर्डर की तरफ से, वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ से, तो ज़ाहिर है इसके जवाब में ये कोई फ्री कप तो नहीं है, देयर इज नो फ्री कप ऑफ टी और कॉफ़ी, तो इसकी एक क्विड प्रो को होगी। वो क्विड प्रो क्या होगी, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। जो हाई कमिश्नर्स अभी दोनों कंट्रीज़ ने विड्रॉ किए हुए हैं वो वापस आएंगे। इंडिया के हाई कमिश्नर इस्लामाबाद पहुंचेंगे, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर दिल्ली पहुंचेंगे, और फिर हो सकता है फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो, और फिर एक एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू होगा कि हमें चीज़ों को आगे लेकर कैसे चलना है। ये वो सब डेवलपमेंट्स हैं। जैसे जैसे मजीद डेवलपमेंट्स होंगी, बेसिकली क्या होगा, पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको कहा कि अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो कंट्रीज़ बने उनमें पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा अपनी सॉवरेनिटी को लूज़ किया है विद एवरी पासिंग डेकेड। वो प्रोसेस मजीद जो सॉवरेनिटी लूज़ करने वाला है वो मजीद आगे जाता हुआ बदकिस्मती से नज़र आ रहा है। अब वे फॉरवर्ड हमारी क्या है, मतलब टोटली डिसअपॉइंटिंग। देखिए, वे फॉरवर्ड ये है, जैसे मैंने कहा कि इस सिस्टम ने कोई पॉलिटिकल विजन शो ही नहीं किया। पॉलिटिकल विजन इसलिए नहीं शो किया कि इसका जो सारा का सारा एकेडमिक डिस्कोर्स है, इसका जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इंतहाई सुपरफिशियल है। जब तक हम एक रोबस्ट इंटेलिजेंसिया नहीं क्रिएट करेंगे इस मुल्क में और इसके डायस्पोराज में, जो एक इंटेलिजेंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स को लेकर चलेगी, रियलिस्टिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स को लेकर नहीं चलेगी, तब तक हमें बेहतरी मिल नहीं सकती। ना हमें हिंदुस्तान से बेहतरी मिल सकती है, ना इस खत्ते में बेहतरी मिल सकती है, ना हमें चीन से बेहतर डील मिल सकती है, ना हमें वेस्ट से बेहतर डील मिल सकती है। तो अभी का जो ये कोर्स करेक्शन, रिवर्सल या सरेंडर या फेलियर है, इसके बाद और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम आपस में मिलकर एक बेहतर इन्फॉर्म्ड अवेयर सिटीजनरी को क्रिएट करें, जो वर्चुअल भी हो सकती है लेकिन अल्टीमेटली वो ग्राउंड के ऊपर भी आ सकती है। आज इतना ही, फिर मैं आपके सामने मजीद आइडियाज़ लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच।